रहे हैं। एक बार मैं फिर से ऐप पर अपना ऑडियो वीडियो चेक कर रहा हूं। गुड इवनिंग। आपके शहर में अच्छे से मॉनसून की वर्षा अपने को स्थापित कर चुकी होगी और तापमान भी धीरे धीरे नीचे जाते दिख रहे होंगे। सभी छात्र गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो मैं वेदर रिपोर्ट देख रहा हूं। अयोध्या से आई है 33-27। ह्यूमिडिटी ड्यू पॉइंट ये भी आया है, कुछ अच्छी बात है। ड्यू पॉइंट 28 आया है, बहुत अच्छी बात है। प्रेशर भी आया है आज। ऑडियो वीडियो सब सही मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। कल मैं दिल्ली की जो मैंने वेदर रिपोर्ट देखी उसमें कुछ ऐसा है कि मॉर्निंग, इवनिंग या मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, सुबह, दोपहर और शाम, वेदर रिपोर्ट ऐसा दिया हुआ है। 29 डिग्री सेल्सियस, 31 डिग्री सेल्सियस, 29 डिग्री सेल्सियस, ये इन्होंने बताया कि ये हमारा तापमान है। लेकिन उसी के साथ लिखा फील्स लाइक। फील्स लाइक मतलब है तो 29 लेकिन लगता है 36, है तो 31 लेकिन लगेगा 38, है तो 29 लेकिन लगेगा 36। ऐसा क्यों? जैसा कि मैंने आपसे कहा, जितनी ज्यादा नमी होगी उतनी ज्यादा गर्मी लगेगी, है ना। मौसम का तापमान, जो हमारा तापमान वैसे जो था, तापमान थर्मामीटर से आया 29, 31 और 29, लेकिन जो महसूस होता है, तो महसूस होने वाला तापमान आसपास की आर्द्रता को भी लेकर होता है। ऐसा कुछ था। विंड स्पीड भी बताई, ह्यूमिडिटी भी बताई, ड्यू पॉइंट, ओसांक बिंदु भी बताया। ड्यू पॉइंट बताया कुछ 26 डिग्री, 26 डिग्री ओसांक। तो मैं अब चाहता हूं सभी छात्रों को पता भी चल गया है कि ये क्या होता है, तो ओसांक जरूर लिखा करें। और साथ ही साथ में विजिबिलिटी यानी दृश्यता भी दी गई। विजिबिलिटी यानी दृश्यता, कितना दिख रहा है, दृश्यता दी गई कुछ 7 से 8 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। वर्षा के अनुमान 23 थे और क्या दिया, हाँ, वर्षा कितनी होगी ये भी आया, ठीक है। और बहुत ज्यादा ह्यूमिड था। आर्द्रता बताई, 90%, और साथ में कहा वेरी डेंजरस, डेंजरसली हाई। ऐसा मेरा वेदर रिपोर्ट था। तो मुझे लगा कि अब मैं छात्रों से बात कर रहा हूं और अब सभी छात्र जो है मौसमी प्रक्रियाओं को थोड़ा समझने लगे हैं, तो थोड़ा सा देखा जाए। तो सभी छात्र, अब वेदर तो आप समझते हैं। मौसम, दिन में एक समय ऐसा आता है जिसमें अधिकतम तापमान होता है, वो दोपहर के बाद अपराह्न 2 बजे के आसपास होता है। 2 बजे के आसपास मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। उसके बाद अगर हम देखें न्यूनतम कब होता है, तो सूर्योदय से जस्ट पहले, आधा घंटा पहले वो सबसे कम होता है। दिन के दौरान तापमान बढ़ता रहता है। दिन के दौरान तापमान बढ़ता है, रात को वो कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि दिन के दौरान बहुत सारा सूर्य तप आ रहा है। पृथ्वी अपना पार्थिव विकिरण भी दे रही है, लेकिन दिन के दौरान जो आयतन है, जो आ रहा है, वो ज्यादा है। जो आ रहा है, जो प्राप्ति है, वो ज्यादा है। जब सूर्य उदय होने से दोपहर 2 बजे तक प्राप्ति ज्यादा है और पार्थिव विकिरण कम है। लेकिन 2 बजे के बाद क्या है, प्राप्ति कम होने लगती है, क्योंकि सूरज भी ढल रहा है। अब उसका आपतन कोण भी, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी डाउन आ गया है। तो उस वजह से क्या होता है, प्राप्ति कम हो जाती है और पार्थिव विकिरण हम जो छोड़ रहे हैं वो ज्यादा हो जाता है। धीरे धीरे तापमान कम होता है। उसी के साथ साथ आपने ये भी अनुभव किया होगा कि तापमान तो ऐसा दिखा रहा है, तापमान तो ज्यादा नहीं लग रहा है वेदर रिपोर्ट में, लेकिन मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो बहुत गर्मी किस लिए है, आप
सबके आसपास बहुत सारी आर्द्रता है, और आर्द्रता अपने आप में एक गुप्त ऊष्मा लिए होती है, लेटेंट हीट होती है ह्यूमिडिटी में। तो ये हमने पहले भी चर्चा की है। तो अब आशा है इन सब बातों से आपका सरोकार भी हो गया, आपको समझ में भी आ गया। उषांक का मतलब जिस जिस तापमान के नीचे जाने पर अगर ये तापमान पहुंच गया तो जितनी भी हवा में आर्द्रता है वो क्या बन जाएगी, वो बूंद बन जाएगी, और बूंद बन जाने की वजह से हमारे आसपास जो हवा की दृश्यता है, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर विल बी रिड्यूस, दृश्यता कम हो जाएगी। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 26 डिग्री आना पड़ेगा। 26 तो कहीं नहीं आ रहा है। उषांक बिंदु एक स्थान विशेष और एक समय विशेष से जुड़ा हुआ होता है। मिर्जापुर 36-27 चल रहा, बहुत अच्छी बात है बच्चे। दक्षिणी पवन आ रही, संदीप कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ड्यू पॉइंट 26 बट हाउ, क्यों ड्यू पॉइंट 26 क्यों नहीं हो सकता? ड्यू पॉइंट 26 है तो 26 में इतनी ज्यादा आर्द्रता है, इतनी ज्यादा आर्द्रता है कि भी हो जाए। ड्यू पॉइंट 26 क्यों नहीं हो सकता भाई? एक बात बताइए, ड्यू पॉइंट को 26 होने में क्या दिक्कत? अच्छा जी, चलिए। हरिद्वार में क्या चल रहा है? 31.2 रेन चल रही है और ह्यूमिडिटी 86% है। बहुत अच्छी बात है। सर ड्यू पॉइंट 26 से कम हो गया तो क्या होगा? ड्यू पॉइंट 26 का 24 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। उससे आपको क्या मतलब है? हाँ, अगर आपका शहर का तापमान ड्यू पॉइंट से नीचे आ गया तब क्या होगा, ये पूछिए। ये मत पूछिए कि सर ड्यू पॉइंट नीचे हो गया तो क्या। नहीं नहीं नहीं, अगर आपके शहर का तापमान ड्यू पॉइंट के नीचे आ गया तब क्या होगा, तो आपके शहर की जो हवा है, आपके गांव की जो हवा है, वो संतृप्त हो जाएगी, वो संतृप्त हो जाएगी। और अगर वहां धूल के कण उपलब्ध हैं तो छोटी छोटी बूंदें बन जाएंगी और वहां पर कुहासा हो जाएगा। ठीक है सर, गांव में उसे उमस कहा जाता है। हाँ, उमस ही कहा जाता है। सर इन्वर्जन सिर्फ नाइट में ही पॉसिबल है क्या? ये क्यों ऐसा सवाल लेकर आए हैं कि दिन और रात में हमने कुछ बोला कभी भी? नहीं। बड़ी हैरानी की बात थी, बड़ी हैरानी की बात थी कि हमने बोला कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं शोभ मंडल में, शोभ मंडल में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो तापमान का ह्रास होता है, तापमान का ह्रास होता है, लैप्स ऑफ टेम्परेचर होता है, लैप्स ऑफ टेम्परेचर होता है। इसका कारण क्या था? इसका कारण हमने बताया, इसका एक ही कारण है, क्योंकि हम पृथ्वी की सतह से दूर जा रहे हैं और नियम यह है वायुमंडल नीचे से गर्म होता है। तो जैसे जैसे आप दूर जाएंगे तो तापमान गिरेगा। किस दर पे गिरता है? किस दर पे गिरता है? 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर, ऐसा, या फिर 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से ये गिरता है। समझ में आया? अब ये तो हमने बात कर ली थी, हम इतना कर गए थे। तो एक छात्र ने ऐसे ही कहा कि सर आपने बताया 2 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, सर ये तो तापमान बढ़ रहा है। और आपने कहा तापमान घट रहा होता है। घटना और बढ़ना, अब ये बताइए मास्टर जी सही कौन सा है? भाई नशे में हो क्या? क्या नशे में हो? क्या आपने क्लास नहीं अटेंड की है? आपको बताया सामान्यतः ये होता है, ये एक विशेष स्थिति है, ये नहीं बताया था क्या? तो सभी लोगों से अनुरोध है, अपने डाउट्स के लिए वीडियो दोबारा देखें। इतनी बड़ी नहीं हो गई आपकी सोच की एक ही बार में भाई ठां कर दिए। बोला सर आप तो बताए थे कम होता है, उसके बाद आप बता रहे हो बढ़ रहा है, तो बताइए कौन सा सही है? भाई इसको तो हमने विशेष कहा, इसके लिए व्युत्क्रमण की बात की। ठीक है, आज एक नया प्रश्न आया, सर ये टेम्परेचर इन्वर्जन रात को ही होगा क्या? हमने तो नहीं कहा रात को होगा, हमने कहा रात को होगा। कहीं पर हमने कहा हो भाई, गलती से भी कहा हो रात को होगा, हमने कहा हो जाएगी, दशाएं हैं।
अभी हमने कनाडा में दिखाया, कनाडा में तो वो पछुआ पवनें चली जा रही हैं, आर्द्र पछुआ पवनें जो है कनाडा में आ रही थी सर्दी में, और वो जो है उनका जो है कोहरा बन रहा था कि नहीं बन रहा, दिन था या रात था, कोई बात की थी? अच्छा बताइए, समताप मंडल में भी तो टेम्परेचर इन्वर्जन है, दिन है या रात है? तो ये गलत बात नहीं करेंगे भाई। एक बार फिर से वीडियो देखिए, ये ऐसे ऐसे सवाल पूछने लगते हैं तो बहुत अजीब सा लगता है फिर। ठीक है, फिर टेम्परेचर फॉल अकॉर्डिंग टू प्लेस हो सकता है क्या? क्या बात कर रहे हो भाई? जगह जगह पर क्या तापमान अंतर हो सकता है? सर बताइए। अरे आप ही बताइए, आप ही के शहर में पूरे देश में अलग तापमान है, कैसा सवाल पूछते हैं? सवाल पूछने का भी तो एक सोच होनी चाहिए। सभी लोगों से अनुरोध है, तकनीकी समय चल रहा है, इसलिए वायुमंडल में रिपोर्ट बनवाता था, वेदर रिपोर्ट आपने कभी बनाई नहीं। आज जो है तोते उड़ते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को दोबारा देखें, वरना ऐसे सर क्या टेम्परेचर अलग अलग जगह पर फॉल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अलग अलग दर पर हो सकता है, हर जगह हो सकता है। ठीक है, कह रहे सर कल तो सर ने ये सारा पढ़ाई था, फिर क्यों कर रहे हैं? चलिए, पहले 5-7 मिनट इसीलिए होते हैं आप सबको बताने के लिए, जब लाइफ में पहली बार कोई चीज लॉजिक के साथ पढ़ रहे और अभी तक सिर्फ रटान पे चले थे, यार उसको दोबारा दोहरा लो, कोई न्यूटन थोड़ी हो, है कि नहीं? सर बिहार का ड्यू पॉइंट कितना है जिस पर फॉग बनता है? ममता कुमारी जी, आपको कल बताया ड्यू पॉइंट वो मौसम विभाग नापता है। अभी आपको बताया ममता कुमारी जी, ये देखो, ये प्रश्न पूछेंगे और ये कुछ नहीं, ये दिल्ली की मौसम की रिपोर्ट है, दिल्ली की वेदर रिपोर्ट में लिखा हुआ आया कि भाई ये है। ममता जी कह रहे हैं सर बिहार का बताइए। अरे ममता जी, आप इंटरनेट पे अपनी रिपोर्ट बनाती कि नहीं बनाती हैं? उसी में बताएगा वो, हर जगह का हो सकता है। मुझे यहां का निकालना, मैं यहां का निकालूंगा, बताइए। ठीक है, हिमांशु बरी जी आए हैं नए। सर एलिनो क्या है? अरे होश में हो, क्लास क्या चल रही, कुछ भी बीच में पूछ लिए। तो ये जो हम पहले 10-12 मिनट देते हैं, ये सब ये दिखाने के लिए कि भाई कुछ लोगों को एकदम मछली की आंख दिखाई देती है, जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख भेदनी थी, उससे पूछा क्या दिखाई दे रहा भाई? मछली की आंख, और बाकियों को सब दिखाई दे रहा, मछली की पूंछ, मछली का रंग, मछली की आकृति, ये तो काली मछली, ये तो पीली मछली है। तो पास कौन होगा? पास कौन होगा? है ना, जिसको मछली। निकेता भी बोली सर एल नीनो बता दीजिए सर प्लीज, हाथ भी जोड़ रही हैं। तो निकेता जी क्यों नहीं मैं थोड़ा राज व्यवस्था और इतिहास ना पढ़ा दूं? इतिहास भी पढ़ा सकते हैं, है ना। एक काम करते हैं, आइए हम देखें ऑस्ट्रेलिया में कौन से पशु पक्षी पाए जाते हैं, कौन सा बायोम है, वो भी कर देते हैं, करें। तो इस तरह ऐसे सवाल पूछकर शिक्षक को शर्मिंदा और खुद भी लज्जा वाली स्थिति ना पैदा करें। ठीक है, एल नीनो एक जो प्रभाव है वो सागर के साथ जुड़ा हुआ है, जब हाइड्रोस्फीयर कराएंगे उसके साथ जोड़ देंगे, जब पवने कराएंगे उसके साथ जोड़ देंगे। अभी तो क्लास को ये नहीं पता सर बिहार का, जरा जल्दी से बता दीजिए ड्यू पॉइंट, और बात बड़ी कर रहे हैं, तो आप सबसे अनुरोध है ये ना करें। ठीक है, और जितने भी लोगों को थोड़ा थोड़ा जानकारी मिलकर अचानक अपच की स्थिति हो रही है, थोड़ा और गूगल करिए, कोई दिक्कत नहीं। और सोचने की क्षमता जिसकी नहीं बढ़ रही है भाई, मामला अभी दिल्ली दूर है। ठीक है, शिक्षक बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, रोचक तथ्य आप लिखे जा रहे हो, आप सोच रहे हैं वही शिक्षा है। शिक्षा उसके एक कदम आगे भाई, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आज बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें, और इंटरेस्टिंग चीजों से ज्यादा आज हमारे वायुमंडलीय परिसंचरण पर, आसान चीज नहीं है। मैं पहले ही कह रहा हूं कि मैं जो जिस क्षेत्र में अब बात कर रहा हूं, ये वाकई में आपका स्ट्रेंथ जो है ना कॉन्सेप्ट का, वो चेक हो जाता है। आता है या नहीं आता वो यहां पर पता चल जाता है। मास्टर जी से सुन के रटे हुए हैं, क्लास में मेंढक की तरह से रट रहे थे वो, और क्लास में सोच भी रखी, सोच का विकास भी रखा, और अपनी भाषा का भी संवर्धन किया, ये वो वाला क्षेत्र चल रहा है। ठीक है,
इसलिए हमेशा आप देखेंगे हर क्लास से पहले एक शब्दावली देता हूं। आप लोगों से कहा भी किताब से भी पढ़ रहे हैं तो ये किताब जो है एनसीईआरटी की जलवायु की इकाई जरूर पढ़िए, इसमें कठिन शब्द आएंगे और इसके अंत में भी शब्दावली आप देखेंगे रोज लेकर आता हूं, रोज लेकर आता हूं। ठीक है। पूर्णिमा जी कह रही है वेदर रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। पूर्णिमा जी वेलकम टू द क्लास। पीछे बहुत पहले ये बात हुई है क्लास में कि क्या क्या करना होता है। ठीक है। वायु दाब की प्रवणता क्या होती है, आज तो पहले ये जुबान पे लाने तो बहुत हो गया। हमारी जो एक आम बोलचाल की भाषा है, परीक्षा को पास करना है तो ये शब्द हमारे पास आने चाहिए। वायु दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट। अंग्रेजी वालों को ग्रेडियंट पता होना चाहिए, हिंदी वालों को प्रवणता पता होनी चाहिए। वायु दाब ढाल क्या होती है, बैरोमेट्रिक स्लोप क्या होती है, ये डोल्ड्रम या शांत क्षेत्र या शांत अक्षांश क्या होते हैं, पवन और वायु धारा में क्या अंतर है, व्हाट इज विंड एंड व्हाट इज एयर करंट, पवन का विचलन क्या होता है, विक्षेपित पवन क्या होती है, डिफ्लेक्शन ऑफ विंड ये क्या होता है, भूमंडलीय या प्रचलित या स्थायी पवनें क्या होती हैं जिनको हम कहते हैं प्लैनेटरी परमानेंट विंड्स, सामयिक एवं स्थानीय पवनें क्या होती हैं, टेम्पररी या लोकल विंड्स, आर्द्रता और उसके तीन प्रकार, निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट, स्पेसिफिक, रिलेटिव, वाष्पीकरण और वाष्पन क्या होता है, इवेपोरेशन, संघनन क्या होता है, कंडेंसेशन, संतृप्तता क्या होती है। किसी ने कहा अगर मेरे शहर का तापमान ओसांक से नीचे चला गया तो क्या हो जाएगा बेटा, आपके शहर में संतृप्तता हो जाएगी। गुप्त ऊष्मा क्या होती है, अवक्षेपण या अवपतन क्या होता है यानी प्रेसिपिटेशन क्या होता है, बादल अथवा मेघ क्या होते हैं, क्लाउड, और ये तीन प्रकार के होते हैं, पक्षाब, कपासी और स्तरी, और अंत में प्रभामंडल। सभी लोगों से बहुत बहुत ज्यादा अनुरोध है सभी लोगों से अनुरोध है, अगर आप इस परीक्षा को पास करने वाले हैं, करने की सोच रखते हैं, जिस भी विषय को पढ़ रहे हैं, खासकर तकनीकी जब कुछ चीजें आती है, विज्ञान में तकनीक आ जाता है, पर्यावरण में आता है, और खासकर जब भूगोल में आता है तो भूगोल में बहुत रुचिकर चीजें हैं, लेकिन जब वायुमंडल आता है तो नए शब्द आते हैं, इनको जरूर करना चाहिए। ठीक है। तो सबसे अनुरोध है कि ये जरूर करें। सभी लोग क्लियर? वायुमंडल किसके द्वारा तप्त होता है सर, वायुमंडल किससे गर्म होता है? ये देवेंद्र जी कोई क्लास व्लास नहीं कर रहे हैं क्या, अचानक आना हुआ? गुड इवनिंग सर, सन के बारे में इतनी जानकारी काफी है क्या? ये देखिए सन के बारे में इतनी जानकारी, बस सिर्फ सिलेक्टेड स्टूडेंट का कमेंट पढ़ते हैं। अच्छा, पूजा कुमारी जी ने लिखा कि सर सिर्फ सिलेक्टेड स्टूडेंट का। पूजा कुमारी जी, जब आप ऐसे बहके बहके प्रश्न पूछेंगी तो वाकई में आप सोचिए क्या वो पात्रता है वो प्रश्न पढ़ा जाए, या आप एक साथ हजारों बच्चों का समय व्यर्थ करने वाली। ठीक है, कोई नहीं पूजा कुमारी जी, आप तो मशहूर हो गई है ना। प्रमोद जी कह रहे हैं सर ऑप्शनल क्लास कब कराएगा? कब कराएगा? हौसला नहीं होता पूजा कुमारी जी, बैठी हुई हैं क्लास में कैसे कर दें भाई, तो कह रही हैं सिलेक्टेड स्टूडेंट का ही करते हैं। ठीक है, तो सब लोगों से अनुरोध, ये आपके सामने आ जाती है शीट, ये शब्द अभी प्रयोग होने वाले हैं, इन पर खास ध्यान दीजिएगा। हम बात कर रहे हैं वायु दाब की। कल हमने वायु दाब की बात की। वायु दाब क्या होता है? प्रेशर होता है। प्रेशर होता है वायु के जितने भी मॉलिक्यूल हैं, परमाणु हैं, अणु हैं, जो भी गैसेज हैं, उनका जो दबाव हमारे ऊपर पड़ता है, उस दबाव को हम वायु दाब कहते हैं। इस वायु दाब के बारे में हमने कल बहुत सारी चीजें पढ़ी, और आशा है जो लोग सीरियस हैं, जिसे मैंने कहा आप और मैं, वो मशहूर लोग नहीं जो सिर्फ मशहूर होने के लिए आए हैं, और क्या कह के आए हैं घर में ये भी नहीं पता है, लेकिन घर में तो बोल के आए एकदम हम कसम खाए हैं कि आईएएस बनेंगे, तो वो भी हो सकता है। तो इसमें वायु दाब में हम क्या क्या करने वाले हैं इसे देख लें। कल जहां छोड़ा था वहीं पर जा रहा हूं। उच्च दाब कहां होता है? नीचे होता है। उच्च दाब का एक और मतलब है जब गैसेस बहुत सारी हों, जब गैस के मॉलिक्यूल एक जगह पर बहुत सारे हों तो उसे क्या कहा जाएगा? उच्च दाब। जब गैसें कम हो गई एक ही क्षेत्र में तो उसे निम्न दाब कहा गया, और यहां पर उच्च दाब। यहीं पर थे पिछली क्लास में, ठीक है, पिछली क्लास में यहीं पर थे। अब हम इसके आगे बढ़ने वाले हैं। ये दाब में अंतर है, तो एक तरह का असंतुलन है।
दाब में अंतर है तो एक तरह का असंतुलन है। अब मैं सब बच्चों को दो तरह के असंतुलन बताने वाला हूं। जो बच्चे सीरियस हैं वो अपना लिखते रहेंगे, बाकी कमेंट करते रहेंगे, सर मुझे नहीं देखे, मेरा ये हुआ वो हुआ, मेरा दिन ऐसा जा रहा है, रात ऐसी जा रही, उन सब की कोई चिंता नहीं। तो दो तरह के असंतुलन, दो असंतुलन ध्यान दीजिएगा और बनाते रहिए। इसमें कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, मजे मजे में कॉन्सेप्ट भी सीख जाएंगे। ठीक है, पहला है पृथ्वी का अक्षांशीय ताप असंतुलन। लैटिट्यूडनल हीट इम्बैलेंस। ठीक है, लैटिट्यूडनल हीट इम्बैलेंस। तो पृथ्वी पर अगर आपको याद हो हीट बजट याद है, ऊष्मा बजट। हीट बजट में क्या था, जो पृथ्वी की इनकम है वही पृथ्वी का एक्सपेंडिचर है। जो ऊर्जा आय जितना है वो व्यय है। ऐसा था या नहीं था? था। लेकिन एक जो है असंतुलन आ गया। तो असंतुलन कैसे करेंगे? सभी लोग लिख रहे। मैं चाहता हूं कि आप इस तरह से 3 ग्राफ बनाएं या 3 डब्बा बना दीजिए। ठीक है, जल्दी से बना दीजिए। ठीक है, मेरा काम नहीं है एनसीईआरटी को पढ़ाना, मेरा काम है एनसीईआरटी के भी एक लेवल ऊपर ले जाना। ठीक है, तो एनसीईआरटी आप मेरे साथ साथ पढ़ ही रहे हैं, उसमें जो चुनौती है वो आप पूछ ही सकते हैं, रादर देन मेरा सवाल का जवाब नहीं देते हैं। ये बताइए कि सर एनसीईआरटी में ये पढ़ा, यहां पर फंस गए, तो वो अच्छा लगता है। ठीक है, अब क्या है बच्चों, ये है, ध्यान दीजिएगा, पहले डब्बे में काम कर रहा हूं, आप भी पहला डब्बा को ध्यान दीजिएगा। ये विषुवत रेखा है, ये 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये 90 डिग्री उत्तर, ये 90 डिग्री दक्षिण। ठीक है, पूरी पृथ्वी हो गई। और इसमें मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि सूर्य का प्रकाश आ रहा है, वो कहां पर ज्यादा आता है? इंसोलेशन, सूर्य तप कहां पर ज्यादा आता है? विषुवत रेखा पर या ध्रुवों पर? जल्दी से बताइए, विषुवत रेखा पर या ध्रुवों पर? विषुवत रेखा पर या ध्रुवों पर? जल्दी से बताइए। अब सोचिए, मैं अब आप ही से पूछ रहा हूं ताकि मुझे पता चले जो सीरियस है वो काम कर रहे हैं। अब कमेंट तो देखना पड़ेगा। अब कमेंट देखने में मैंने कहा आप सही से उत्तर दे दिया करें, नहीं तो बीच में बहुत सारे चैंपियन बैठे हुए हैं मशहूर होने के लिए, इन सबको मशहूर होना है। सर मेरा काहे नहीं देखते हैं, सर सबका काहे देखते हैं, इनका वही खेल चलता रहेगा। 0 डिग्री पर अधिक होता है। तो बच्चों मैं एक ग्राफ बनाना चाह रहा हूं। क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर अधिक होगा और यहां पर कम होगा? क्या चीज? सूर्य तप। सही लग रहा है? तो विषुवत रेखा पर ज्यादा सूर्य होता है और उधर कम होता है। बिल्कुल ठीक है, भूल जाइए इसको, एक ग्राफ बना लीजिए, ये ग्राफ बना लीजिए। बना लिया, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। अब क्या है, पृथ्वी गर्म हो गई, पृथ्वी गर्म हो गई, पृथ्वी को ऊष्मा मिल गई। पृथ्वी भी तो एक विकिरण छोड़ती है। क्या कहते हैं उस विकिरण को? क्या कहते हैं उस विकिरण को? सर उसको कहते हैं पार्थिव विकिरण। पृथ्वी क्या छोड़ती है? पार्थिव विकिरण। ठीक है, अब एक विज्ञान का एक नियम बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा, सीरियस लोग ध्यान दीजिएगा, बाकी चैट पे लगे रहेंगे उनकी कोई चिंता नहीं। जो भी वस्तु जितनी ज्यादा गर्म होगी वो उतनी ज्यादा विकिरण देगी। सूर्य ज्यादा देता है, पृथ्वी कम देती, मानते या नहीं मानते? जो भी वस्तु ज्यादा गर्म होगी वो ज्यादा विकिरण देगी और जो कम गर्म होगी वो कम देगी। और हर तापमान पर विकिरण होता है, हर तापमान पर विकिरण होता है। अगर लाल सुर्ख लाल गर्म लोहा ले लीजिए, ज्यादा विकिरण करेगा, और अगर बर्फ ले लेंगे तो बर्फ भी विकिरण करती है लेकिन कम करती है। सभी लोग क्लियर? पार्थिव विकिरण, ये मैंने आपको बताया। तो अब मुझे बताइए, विषुवत रेखा भी है, वो भी गर्म हुई है, और ध्रुव भी थोड़ी सी तो ऊर्जा प्राप्त किए हैं कि नहीं किए? अब मुझे बताइए पार्थिव विकिरण कहां ज्यादा होगा? ये दूसरे डब्बे पर आ गए हम।
दूसरे डब्बे पर फिर से हमारे पास इक्वेटर है, ये 90 उत्तर, ये 90 दक्षिण। पार्थिव विकिरण किसका ज्यादा होगा? पार्थिव विकिरण किसका ज्यादा होगा? अभी तो ये तो सूर्य से आया था, सूर्य ने में आपने कहा भाई विषुवत रेखा पर से ज्यादा चमक रहा है, अब विषुवत रेखा ज्यादा गर्म भी हो गई है, तो पार्थिव विकिरण किसका ज्यादा होगा? सर इक्वेटर ज्यादा गर्म है तो इसलिए इक्वेटर का ज्यादा गर्म होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। और ध्रुवों का कम गर्म होगा, कम गर्म होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल ठीक है। पार्थिव विकिरण मुश्किल तो नहीं था। पृथ्वी पे जो सूर्य तप आ रहा है सब जगह समान नहीं आ रहा है, क्या हम कह सकते हैं इसलिए पृथ्वी समान सब जगह पर समान गर्म नहीं होती है? सूर्य तप यहां ज्यादा है और ध्रुवों पर कम हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से ध्रुव जो ज्यादा ज्यादा ठंडे हैं वो भी अपना देंगे पार्थिव विकिरण, लेकिन कम देंगे, और विषुवत रेखा पर मैक्सिमम होगा। क्या मैं कह सकता हूं यहां पर मैक्सिमम होगा, और क्या मैं ये भी कह सकता हूं यहां पर अधिकतम होगा? सभी लोग मेरे साथ, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास ये दोनों ग्राफ थे, दोनों डब्बे मैंने बनाए, और मैं अगर इन दोनों को लेकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दूं, सुपर इंपोज कर दूं, तो कैसा लगेगा? करके देखूं। तो मैं पृथ्वी का दोनों विकिरण देखना चाहता हूं, एक ही बार में दोनों विकिरण देखना चाहता हूं, तो मेरा तीसरा चित्र बच्चों ऐसा बनेगा। वहां से देखकर बना रहा हूं, तीसरा चित्र मेरा ऐसा बनेगा। ये 0 है, ऐसा बनेगा। तो इस क्षेत्र में क्या होगा? ये जो विकिरण है पार्थिव विकिरण अधिक है, यहां पर पार्थिव विकिरण ज्यादा निकल रहा है, और इस क्षेत्र में सूर्य तप ज्यादा आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और किसी भी स्थान की ऊष्मा इन दोनों के अनुपात से बनेगी। बनेगी या नहीं बनेगी बच्चों? बनेगी सर। लगभग 38 डिग्री उत्तर या दक्षिण ले लीजिए, 38 डिग्री उत्तर। कुछ किताबें 40 भी लिखती हैं, उसकी चिंता नहीं करनी है। ये क्षेत्र को हीट एक्सेस ऊष्मा बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, और इसको ऊष्मा की कमी हीट डेफिसिट, ऊष्मा कम की कमी का क्षेत्र माना जाता है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कठिन है, समझ में नहीं आता। ठीक है। सर एनसीईआरटी में ये था सर, अब समझ में आया। अब एक छात्र पूछा सर ये यहां पर मैक्सिमम क्यों है? इस छात्र को और ऐसे सभी छात्रों से अनुरोध है कि जो आपको तापमान पढ़ा है वो दोबारा से पढ़िए। क्या आपने नहीं पढ़ा कि विषुवत रेखा पर किरणें हमेशा लंबवत पड़ती हैं, इसलिए विषुवत रेखा ज्यादा गर्म होती है? यही तो पढ़ाया था पिछली क्लास में यार, सारे सिद्धांत पढ़ाए। जैसे जैसे ध्रुवों पर जाते हैं आपका तापमान कम होता, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? अच्छा ये वो वाला था। सर ये यहां पे अधिकतम क्यों है? अभी एक नियम बताया, जो चीज जितनी ज्यादा गर्म होगी उतने ज्यादा विकिरण देगी। कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा गर्म होता है? इक्वेटर सबसे ज्यादा गर्म होता है, तो वो विकिरण देगा। दोनों के विकिरण है, सापेक्षिक रूप से दोनों को एक दूसरे पर चढ़ा दिया। समझ में आया? तो बहुतों ने कहा सर एनसीईआरटी
में चित्र तो था सर, तब समझ नहीं आया। और एनसीईआरटी ने तो बल्कि आधा ही दिया हुआ है, एनसीईआरटी ने आधा पेज दिया। एनसीईआरटी का डायग्राम पता है कैसा है? एनसीईआरटी ने तो बहुत ज्यादा इसमें फरलो काटी है। एनसीईआरटी ऐसे बनाती है, इस तरह से, ये ऐसे और ये ऐसे, यहां पर ये, यहां पर ये, इसको कहता है डेफिसिट, इसको कहता है सरप्लस। मैंने तो आपके सामने बना दिया कि वो चित्र बना कैसे। एक कह रहे 3 वाला समझ नहीं आया, बेटा इसी को कहते हैं कल्पना। यूपीएससी कैसे पास होगी? एक ग्राफ को दूसरे ग्राफ के ऊपर, अगर पेज आपने बनाया पेज में, उस पेज को फाड़ के इस पे लगा लीजिए, ऐसा ही बनेगा। वो वाला ग्राफ यहां पे बनाया, उसी के बाद ये वाला भी इसी पर बना दिया, दोनों ग्राफ एक ही पर बना दिए, दोनों ग्राफ एक पर ही बना दिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सूर्य इक्वेटर पर ज्यादा तप मारता है, इसलिए वो गर्म ज्यादा रहता है, ध्रुवों पर तापमान कम होता है। अब जो ज्यादा गर्म होगा वो ज्यादा विकिरण देगा। दोनों को एक दूसरे से जमा घटा कर दीजिए, इसे कहते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन। एनसीईआरटी में तो हीट बजट भी नहीं आया था, लेकिन अब समझ में आ गया। ठीक है, सभी लोग समझ में आए। तो आज मैंने आपको एक असंतुलन बता दिया। पहला असंतुलन तो यह है कि पृथ्वी भले ही पूरा का पूरा ऊष्मा बजट में है, लेकिन पृथ्वी के अंदर, ये मेरी पृथ्वी है, ये मेरा विषुवत रेखा है, ये लगभग 48 या 38 या 40 डिग्री अक्षांश है, ये भी 38 या 40 डिग्री अक्षांश है। यहां पर क्या होता है? यहां पर ऊष्मा ज्यादा है, हीट एक्सेस है भाई साहब, हीट एक्सेस। इसलिए अफ्रीका एक गर्म महादेश है, इसलिए भारत में हमें गर्मी लगती है। लेकिन ग्रीनलैंड ठंडा है। ये कौन से एरिया हैं यूरोप वाले? ये कमी के एरिया हैं, यहां पर ऊर्जा कमी है। समझ में आया? अब समझ में आया सर, ये तो बहुत ही अच्छे से चित्र से समझ में आता है। वहां पे ऊष्मा और पार्थिव विकिरण, कहीं पर भी तापमान किससे जुड़ा हुआ है? तापमान जुड़ा हुआ है ऊर्जा के ग्रहण से और ऊर्जा के छोड़ने से। आपने ग्रहण कितनी की? ऐसे। आपने छोड़ी कितनी? इतनी। इनका या तो आप नाप के कर लीजिए, गणित से कर लीजिए, गणित की जगह आप उसकी जगह ग्राफ पे देख सकते हैं, मैंने आपको करके दिखा दिया। ठीक है। एक बोले शैडो एरिया को क्या कहते हैं? नशे में हो क्या? शैडो एरिया नहीं बेटा, एक ग्राफ बनाया। मैंने कहा ना, आप समझ रहे हैं, आईएएस बनना है और कल्पना शून्य, केवल रटेंगे। ये भी नहीं समझ पा रहे तो स्कूलों में कराया गया कि भाई किस तरह से ग्राफ से आंसर निकाला जाता है। 2 ग्राफ आपके सामने बना के दे दिए। कई बार सोचता हूं कि क्लास को क्या बता रहा हूं, बताने योग्य भी बातें हैं या नहीं है, कि बस एक बार रटवा दो। ठीक है, सभी लोग समझ में आ गया सभी लोगों को? एक कह रहा है सर मुझे ग्राफ से ज्यादा ना मुझे मैथ्स समझ में आता है। तो भाई इसका मतलब तुमको मैथ्स नहीं आता। 100, 90, 80, 70, 60, यहां पर कितना होगा? यहां पर भी कुछ वैल्यू होंगी। यहां पर कितना हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा प्रोबेबली 80, 78, 75, 65, ठीक है, 62, इस तरह से। फिर इनको एक एक करके घटाइएगा तो भी यही आएगा। तो इसीलिए गणित के लोगों को भी स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी सिखाया गया था। बोला गणित आता है सर, ग्राफ नहीं आता। क्या मजाक कर रहे हो? जल्दी से समझिए, आया कि नहीं है? अब अगर पृथ्वी पर यह संतुलन है,
सर ये लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, बिल्कुल सही आपने कहा कि ये बिल्कुल भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ क्लास में आया। सर एल नीनो बता देते तो बहुत मजा आ जाता। ठीक है, तो जितने भी लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, बल्कि आज बहुत बहुत मुझे धन्यवाद देंगे कि अरे ये तो काफी कठिन था, ये तो आसानी से हो गया। अब आता है बड़ा सवाल कि ये तो एक असंतुलन है, ये तो गर्म हो गए क्षेत्र और ये ठंडे हो गए। सो ऊष्मा का असंतुलन है, ये संतुलन कैसे बनेगा? कौन उत्तर देगा? संतुलन कैसे बनेगा? क्योंकि अगर पृथ्वी पर करोड़ों वर्षों तक यहां पर ऊष्मा बढ़ती रही और यहां कम रहा तो ये तो पिघल जाएगा। तो कैसे बनेगा? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, यह संतुलन कैसे आएगा? सर हाई प्रेशर से लो प्रेशर सोलर एनर्जी का उपयोग कर सकता है क्या? देखिए, हमारी प्रकृति किसी भी प्रकार का संतुलन बर्दाश्त नहीं करती, वो संतुलन लाएगी। संतुलन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊर्जा का हस्तांतरण। किस तरह से होता है? 3 तरह से होता है। ऊष्मा कैसे ट्रांसफर होती? 3 तरीके बताए थे, विकिरण, चालन, संवहन। विकिरण क्या होता है? किरणों से, लेकिन ये तो जुड़े हुए हैं तो विकिरण नहीं हो सकता, विकिरण से समाधान नहीं होगा। चालन मतलब जब संपर्क में आएंगे, तो कौन सा क्षेत्र संपर्क में है? सर ये संपर्क में है, यहां पे चालन हो सकता है। हां सर, थोड़ा सा ऊर्जा का हस्तांतरण इन दोनों में हो जाएगा, थोड़ा सा चालन हो सकता है, लेकिन चालन भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, कंडक्शन भी नहीं। तो बचा कौन सा? तीसरा कौन सा है? कौन बताएगा मुझे तीसरा कौन सा है? अगर विकिरण भी नहीं काम कर रहा, चालन भी नहीं काम कर रहा, तीसरा कौन सा है? संवहन। संवहन किन में होता है? ठोस में या द्रव्य में? संवहन किस में होता है? ठोस में या द्रव्य में? संवहन, संवहनीय धाराएं किस में होती हैं? ठोस में या द्रव्य में? सर द्रव्य में होती हैं। क्या पृथ्वी पर कुछ भी द्रव्य है? क्या पृथ्वी पर कुछ भी द्रव्य है? अगर द्रव्य है तो क्या है? जल्दी बता दीजिए। अगर द्रव्य है तो क्या है? जल्दी बता दीजिए। अगर द्रव्य है तो क्या है? चलिए, द्रव्य कह रहे हैं आप, द्रव्य है तो क्या है? पृथ्वी पर कौन सा द्रव्य मौजूद है जो ऊष्मा का हस्तांतरण करेगा? बहुत अच्छी बात है, 2 द्रव्य मौजूद हैं पृथ्वी के पास, 2 फ्लूइड्स हैं। एक वायु। सर वायु द्रव्य होती है क्या? जो बह सके वो द्रव्य है। और दूसरा जल। अब मैं एक बहुत बड़ी चीज लिखने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। समस्त पवन, जितनी भी विंड्स हैं, वायु मंडलीय परिसंचरण, ऑल विंड्स, एटमॉस्फेरिक, लिखते रहिए, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, जितनी भी आपके आसपास हवा आज तक आपने सोची है जो चलती है, और समस्त जल धाराएं, ऑल ओशन करंट्स, का एक ही कारण है, का एक ही उद्देश्य है, कारण है, कॉज है। क्यों चलती है हवा, क्यों जलधाराएं चलती हैं? एक ही कॉज है, पृथ्वी का अक्षांशीय हीट बजट। लैटिट्यूडनल हीट बजट इम्बैलेंस, याद रहेगा।
अगर कोई आपसे पूछता है, अगर कोई पूछता है कि हवा क्यों चलती है, पृथ्वी का जो ऊष्मा का इम्बैलेंस है उसको चलाने के लिए। जलधाराएं क्यों चलती हैं? केवल उस बजट को मेंटेन करने के लिए। सर मैंने तो सुना था कि हवा या पवन तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। सर ये तो दाब में अंतर की वजह से होती है, आप तो हीट कह रहे हैं। कौन सही है जल्दी से बताइए। मैं कह रहा हूं पृथ्वी में जो ऊष्मा का असंतुलन है अक्षांशों में, उस वजह से सारा का सारा वायुमंडल और सारा जलमंडल चलता है। लेकिन आपने पढ़ा है कि हवा तो दाब के अंतर, प्रेशर डिफरेंस से चलती है। तो ये सही है या बी सही है, कौन सा है? दोनों बातें आ गई। कुछ लोगों को डाउट हो सकता है ना, ठीक है। तो अब मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं, सुनिएगा। 1857 में जो पहली आजादी की लड़ाई हुई, जिसमें आपने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सुना, तो वो 1857 की लड़ाई क्यों हुई? अंग्रेजों ने मुंह से कारतूस तोड़ने के लिए कहा था इसलिए हुई, या भारतीय लोग अंग्रेजों के शासन से दुखी थे? एक तो मेरठ में जो सिपाही क्रांति हुई, मेरठ की सिपाही क्रांति की वजह से हुई, ठीक है, या देश की असंतुष्टि की वजह से? सर दोनों से हुई थी सर। पूरा देश, देश के राजा और प्रजा सब दुखी थे अंग्रेजों से। लेकिन सर वो जो मंगल पांडे वाली जो घटना हुई ना, वो लास्ट घटना थी। उस घटना के बाद सारा का सारा बम फट गया। मानते हैं? तो क्या हम कह सकते हैं एक छोटा कारण हो सकता है, एक बड़ा कारण हो सकता है? तो दाब क्या है? छोटा कारण। बड़ा कारण क्या है? ताप, क्योंकि ताप से ही तो दाब होता है। समझ में आ गया सभी लोगों को? सभी लोग क्लियर? ठीक है, चलिए पहला असंतुलन बता दिया। अब हम आते हैं दाब असंतुलन से। ये दूसरा असंतुलन क्या है बच्चों? दाब असंतुलन। दाब असंतुलन का मतलब कि गैसों का समान वितरण नहीं है, गैस का असमान वितरण। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा? तो मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूं। मैंने एक टैंक लिया, इसमें पानी भर दिया। एक और टैंक लिया, इसमें पानी भर दिया। एक्स या ए और बी, कहां पे दाब ज्यादा है? पानी भरा हुआ दोनों टैंक में, जल्दी से बताइए। दाब कहां पे ज्यादा है? सर ए पर ज्यादा है, क्योंकि यहां पर अधिक पानी है। अधिक पानी, बहुत अच्छी बात। वायुमंडल पे आ रहा हूं। सी और डी, कहां पर दाब अधिक है? कहां पर दाब अधिक है? सर सी में गैस ज्यादा है, गैस ज्यादा है, इसलिए यहां पर दाब अधिक है। घनत्व डिसाइड करता है कि वहां का दाब क्या है। सभी लोग मेरे साथ? अच्छी बात। अब पृथ्वी को यह पसंद नहीं है, पृथ्वी को यह पसंद नहीं है असंतुलन। तो पृथ्वी क्या करती है? सब में संपर्क जोड़ देती है। मान लीजिए इन दोनों टैंक को, ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने एक पाइप से जोड़ दिया तो क्या होगा बच्चों? सर अगर आपने इन्हें जोड़ दिया तो पानी यहां से अधिक जल वाले क्षेत्र से कम जल में जाने लगेगा। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? जाने लगेगा। कब तक जाएगा? कब तक जाएगा? सर जब तक दोनों का स्तर सेम नहीं हो जाता। क्लियर है ना? और उसको क्या कहा जाएगा? संतुलन। सर ये मैंने कभी नहीं पढ़ा, मुझे समझ नहीं आ रहा। सोचो ना, ये तो छोटे बच्चे को अगर मैं खेल कराऊं 2 डब्बे लेकर पानी, तो वो समझ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो मुझे बताइए बच्चों,
एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वायु का प्रवाह क्यों होता है? क्या आपको पानी से समझ में आया क्यों होता है? एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वायु का प्रवाह क्यों होता है? क्योंकि एक क्षेत्र में ज्यादा वायु के कण होने की वजह से ये उच्च दाब का क्षेत्र है। जब उच्च दाब और निम्न दाब संपर्क में आएंगे तो गैस कहां से कहां चलेगी? सर, गैस को यहां से यहां चलना पड़ेगा, और जब वायु चलती है तो उसको क्या कहते हैं? पवन, समीर या विंड। समझ में आया? तो वायु क्यों चलती है? वायु का उद्देश्य क्या है? आईएएस बनना ना। वायु क्यों चलती है? सर, इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस, एक संतुलन लाने के लिए चलती है। अधिक गैस के क्षेत्र से कम गैस के क्षेत्र में, ताकि दोनों समान हो जाएं। सभी लोग क्लियर? पवन का सिद्धांत समझ में आ गया? आ गया सभी को समझ? मुश्किल तो नहीं था? अब मुझे श्रीमान न्यूटन याद आ गए। श्रीमान न्यूटन ने एक सिद्धांत दिया, ठीक है? पहला सिद्धांत छोड़ देते हैं, दूसरा सिद्धांत। कोई भी वस्तु अगर गति कर रही है या स्थिर है, तो वो गति करती रहेगी या स्थिर रहेगी, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा जब तक उसको बाहर से कोई बल ना लगे। सुना या नहीं सुना? अ बॉडी विल स्टे इन मोशन और इन रेस्ट अंटिल एंड अनलेस अ फोर्स इज अप्लाइड। याद है न्यूटन का सिद्धांत? अब हो क्या गया है, ये मजे से वायु पड़ी थी और ये चलने लगी और इधर आ गई। तो न्यूटन साहब की बात गलत होने वाली है। बेटा वो इक्वल ऑपोजिट, हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया, वो थर्ड लॉ है। सेकेंड लॉ में क्या है? एक बॉडी अगर उसमें रहेगी ठीक है, क्या लिख रहे हैं सर? एनसीईआरटी में ऐसा भी लिखा हुआ है कि उठने कटिबंध के उपेक्षा विषुवत पर सूर्य तप कम होता है। बेटा वो भी बता देंगे, ठीक है, वो भी बताएंगे। तो यहां तक ये चल गई। चलने के पीछे कोई बल होना चाहिए, तो उस बल का नाम क्या रखें? चलिए पहला नियम है। अच्छा चलिए पहला नियम है, ठीक है, पहला नियम ले लो। अ बॉडी इन मोशन और अ बॉडी इन रेस्ट विल स्टे लाइक दैट अंटिल अनलेस फोर्स इज अप्लाइड। पहला नियम, ठीक है, पहला मान रहे हो? ठीक है सर, ये विंड कहां पे जा रही? दिव्या जी पूछ रही है कहां पे जा रही है। ऐसे मोहब्बती सवाल ना पूछिए। जैसे पानी यहां से इस टैंक से इस टैंक में गया, तो आपको दिमाग में नहीं आया कि कहां जा रहा है पानी? इस टैंक में जा रहा है, आप ध्यान नहीं दे रहे थे। और ये पानी जाएगा तो ऐसा बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होता है, कभी घर में अनुभव किया है कि नहीं किया? घर में कभी कभी दो बाल्टियों को एक साथ जोड़ा जाए तो उनका पानी एक साथ आ जाएगा। ऊपर के टैंक जो हैं, 2 टैंक होते हैं कई लोगों के छत पर, पानी की 2 टंकियां लगी हुई हैं, एक में ज्यादा पानी एक में कम, तो दोनों को पाइप बीच में खोल दीजिए, दोनों समान हो जाएंगी। कभी ऐसा मतलब चमत्कार होते देखा है? पूछ रही सर ये हवा जा कहां रही है? अपने पिया को मिलने जा रही होंगी। वैसे तो मुझे यही पता है कि उच्च दाब से निम्न दाब पे जा रही हैं। किस लिए जा रही हैं? उसको भर देने के लिए कि भाई हम तुम समान हो जाएं। ऐसे प्यारे प्यारे सवाल पूछते हो कि मास्टर जी को लगता भाई चुल्लू में ये तो नहीं डूब रहे, तुम चुल्लू लेके डूब जाओ। सोचता हूं इस गिलास में मैं आऊंगा या न्यूटन फंसेगा? नहीं आ पाऊंगा, मैं चुल्लू में डूब जाना चाहता हूं कि सर ये हवा जा कहां रही। कितना निर्मोही सवाल है कि सर ये पढ़ लिख कर मिलेगा क्या? सर आखिर में तो आत्मा ने परमात्मा में विलीन हो ही जाना है, ठीक है। तो बेटा इस असंतुलन को ये कर रहे। तो पृथ्वी पर ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर हवा ज्यादा है और जहां पर हवा कम है, और क्योंकि वो कनेक्टेड है तो यहां से जो हवा है वो इधर आएगी, उसको पवन कहा जाता है। चलती हवा को पवन कहते हैं। और न्यूटन के सिद्धांत के हिसाब से उसको चलाने के लिए कोई बल लगा होगा, उस बल का नाम बताना है, उस बल का कुछ नाम लिखना था। तो उस बल का नाम क्या हो सकता था? ठीक है,
उस बल का हो सकता था। अगर प्रेमी और प्रेमिका हो तो उस बल का नाम हो सकता है कामदेव बल। वैसा तो नहीं लिख सकते थे हम, तो हमने क्या लिखा, दाब का बल, दाब प्रवणता बल। सर ये बहुत मुश्किल है। हाँ हाँ, पहली बार सुन रहे हो, कामदेव बल बोला तो एकदम सबकी समझ आ गया था। ठीक है, दाब प्रवणता बल, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, नया शब्द आया। तो पृथ्वी में दूसरा असंतुलन है कि पृथ्वी में कुछ क्षेत्रों में हवा ज्यादा है, कुछ क्षेत्रों में हवा कम है। पृथ्वी को असंतुलन पसंद नहीं है, प्रकृति उसको संतुलित करेगी। ज्यादा क्षेत्र से कम क्षेत्र की तरफ हवा आने लगेगी, मिश्रित हो जाएगी, उससे पवन चलेगी, और पवन को चलने के लिए जो जो एक बल लगा, उस बल का नाम क्या है, दाब प्रवणता बल। सभी लोग क्लियर है? ठीक है। ये कुछ लोग अपना क्यों मुझे ज्ञान दे रहे, मुझे समझ में, ऐसा कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल, कोरियोलिस। पहले तो जो खाया, जितना खाना चाहिए था उससे ज्यादा खा लिया, उसके बाद वो पच नहीं रहा है, इधर उधर गिर रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। सर कहां को जा रही हवा, समझ में आ रहा है? पृथ्वी में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग घनत्व के वो हैं। इस स्थान पर ज्यादा घनत्व है, इस स्थान पर ज्यादा है। इसमें जल्दी से बताइए, इधर और इधर में कहां को जाएगी? ए बी सी में। कोई बताएगा मुझे दिशा क्या होगी? ए बी सी। ए, अगर मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं, निचले क्षेत्र में हूं, यहां पर सोनू है, यहां पर मोनू खड़ा है, और यहां पर पप्पू खड़ा है। ए बी और सी, क्या पवन चलेगी? और चलेगी तो कहां से कहां चलेगी? जल्दी से बताइए, कहां से कहां चलेगी? पवन चलेगी या नहीं चलेगी? पृथ्वी पर ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, अधिक वायु दाब वाले, कम वायु दाब वाले। कहां से कहां चलेगी? सर ए से बी, बी के पास सी। बहुत अच्छी बात है, जो भी लोग समझ गए बहुत सही, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिक हवा जहां है, कम हवा की तरफ बहता है। चलिए, अधिक हवा कहां होती है? जल्दी से बताइए, अधिक हवा कहां होगी? ठंडे तापमान में गैसें पास में आएंगी या गर्म तापमान में? जल्दी से बताइए, ठंडे तापमान में हवा पास में आएगी या गर्म तापमान में? कौन से तापमान में हवा का संकुचन होगा, ठंडे में या गर्म में? हवा का संकुचन कब होगा, ठंडे में या गर्म में? सर ठंडे में। तो क्या मैं कह सकता हूं बच्चों, यह क्षेत्र ठंडा होगा? यह क्षेत्र ठंडा होगा, इसलिए यहां पर गैसों का ज्यादा जमाव है, और यह क्षेत्र सापेक्षिक रूप से गर्म होगा। संभव है। तो हवा कहां से कहां बहेगी? अधिक गैसीय क्षेत्र से कम गैसीय क्षेत्र। अब किताबें ये बता देती हैं, लेकिन छात्र को उसकी कल्पना नहीं आती। तो मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा उदाहरण लाया हूं, थोड़ा देख के बताइएगा मुझे। जून का महीना था, जून का महीना था, आप बताइए भारत में, उत्तर भारत में तापमान कैसा था? बहुत ज्यादा था या बहुत कम था जून के महीने में? सर बहुत ज्यादा गर्म था, गर्म था। जब गर्म होता है तो गैसें क्या हो जाती हैं बच्चों? गैसें कम होती हैं, ज्यादा होती हैं? सर कम होती हैं। कम का मतलब भारत पर कौन सा दाब था? सर लो प्रेशर था। समझ में आया? ये हो गया भारत। प्रकृति कैसे संतुलन लाती है? एक बात बताइए, भूमि और जल में कौन ज्यादा गर्म होता है? भूमि और जल में कौन ज्यादा गर्म होता है? सर भूमि ज्यादा गर्म हो जाती है, तो जल कम गर्म होता है ना। तो भारत के आसपास जो जल है वो तो थोड़ा ठंडा था। ठंडे का मतलब, ठंडे का मतलब ज्यादा वायु। यहां पे हाई प्रेशर था बच्चों। आज जुलाई के महीने में क्या आया भारत के पास? क्या आया बच्चों भारत के पास? सर मानसून। समझ में आया मानसून क्यों आता है? भारत में यह स्थिति हो जाती। कोई पूछ रहा था सर हवाएं जाती कहां हैं? हवाएं जाती हैं यहां, जहां पर कमी हो जाती है। कहां से आती हैं? जहां पर आधिक्य होता है। समझ में आया? लेकिन इसका कोई
जिम्मेदार कारक होगा, उस कारक को क्या कहते हैं? बल। बल, प्रेशर ग्रेडियंट बल। क्लियर है? क्लियर सभी लोग? ओके। अब क्या मैं इसको एक और तरह से देख सकता हूं? क्या मैं इसको एक और तरह से देख सकता हूं? ध्यान दीजिएगा कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी में एक स्थान x है, एक स्थान y है। x में बहुत सारी गैसें हैं। क्यों? क्योंकि x ठंडा है, क्योंकि x कश्मीर है। ठीक है, x ठंडा है, x कश्मीर है, लद्दाख है, यूरोप है, कनाडा है, बहुत ठंडा है। और y जो है, y में गैसें फैली हुई हैं क्योंकि y गर्म है। y जो है मेक्सिको की खाड़ी है, y जो है सहारा का मरुस्थल है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर गैसें ज्यादा हैं और यहां पर गैसें कम हैं? तो एक तरह की ढाल है, अगर इस पर कुछ हो तो गैसें तो इस तरफ को आएंगी। तो गैस हमेशा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। ये यूं बहेगी, बहेगी कि नहीं बहेगी? बहेगी। और इस बल का क्या नाम है? दाब प्रवणता, प्रवणता बल। क्लियर? सर प्रेशर ग्रेडियंट क्लियर नहीं हुआ? क्लियर हो भी कैसे सकता है? क्लियर हो भी कैसे सकता है? ठीक है, एक शब्द है प्रेशर, एक शब्द है ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट एंड फोर्स, ये क्लियर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपको प्रेशर का पूरा पूरा मतलब चाहिए। अभी आपको शब्दकोश खोलना है, पहले आप डिक्शनरी खोलेंगे, फिर आप समझेंगे, फिर ग्रेडियंट का मतलब समझेंगे, फिर वो करेंगे, और फिर फोर्स का मतलब समझेंगे, फिर करेंगे। ऐसे ही आपने स्कूलों में पढ़ा है। ठीक है, ऐसे ही सब लोगों ने पढ़ा है। अब मुझे बताइए, कोई चीज अगर जिसका मतलब ही ये है प्रेशर में डिस्टेंस के साथ डिफरेंस, क्योंकि प्रेशर में अंतर आ रहा है, गैसें वहां ज्यादा थी यहां कम थी, इसे प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। ये तो समझ में आ गया सर, लेकिन ग्रेडियंट नहीं समझ में आया। क्यों? क्योंकि मन में अभी मैं डिक्शनरी खोल लूं, नहीं आएगा बच्चे समझ। आपकी मातृभाषा हिंदी है ना, वैसे तो काफी लोग हिंदी को भी अपमानित करते रहते हैं। क्या आपको जब किसी से बात करते हैं हिंदी में, क्या ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिनका शाब्दिक अर्थ आपको नहीं पता? तो क्या भाग जाते हो? क्या सोचते हो ना, अच्छा यहां पे इस संदर्भ में इसका ये मतलब होगा। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या है? प्रेशर अंतर, दाब में अंतर से जनित बल। ज्यादा गैस कम गैस का मतलब दाब का अंतर। तो ये समझ नहीं आएगा बच्चे, क्योंकि आपकी बनावट क्या है, हर शब्द का 3 अनुच्छेदों की व्याख्या होगी, तब जाकर होगा। कुछ 60-70 साल लग जाएंगे, सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद इतना सरल सी चीज पता, उसके बाद क्या पहुंचोगे? अरे प्रेशर ग्रेडियंट तो मतलब उच्च दाब से निम्न दाब में जो अंतर है वो था। बताइए, ये है प्रेशर ग्रेडियंट। कह रहा समझ नहीं आ रहा, ये है ज्यादा, चित्र में दिखाया, चित्र में भाई ज्यादा से कम की तरफ आना, इसको प्रेशर ग्रेडियंट कहा गया। समझ नहीं आएगा, बिल्कुल समझ कैसे आएगा? ज्यादा कम, अगर इस पे गेंद रख दी जाए तो ऐसे भागेगी कि नहीं भागेगी? उसी तरह से हवा भी भागती है ज्यादा से कम, और जो ढाल है उसे बैरोमेट्रिक स्लोप कह दिया, दाब प्रवणता कह दी। अब इतना इजी भी कर दो, उसके बाद सर कुछ समझ नहीं आ रहा, सर जरा लिखवा देते। और सच बता रहा हूं, बिना समझे अगर 1.5-2 किलो लिखवा देता, आज ही आईएएस लग रहा भाई, एक ही दिन में बना दिए सर। क्यों? ये लाल ज्यादा गैस, ये कम गैस, इनके बीच में दीवार, अगर ये दीवार हटा दी जाए तो ज्यादा से कम की तरफ आएगा। ये भी व्यवहारिक चीजें हैं, बट कौन एक्सपेरिमेंट करता? सर लिखवा देते तो बहुत अच्छा होता। ठीक है, एक बोला मानसून, फिर से बता दीजिए। क्या मैंने आपको मानसून बताया बच्चों? मैंने तो मानसून बताया नहीं। मैंने तो कहा जो हवा भारत में सागर से आ रही है वो किस लिए आ रही? दाब प्रवणता से आ रही है, और उसको हम मानसून कहते हैं।
बताइए। ऐसा भी हमें लगा कि हाई से लो, सर ये समझ नहीं आ रहा है, तीर जा कहां रहा है, किसके दिल पे लग रहा है, बताइए। अनुरोध है प्लीज जाकर पढ़िए, प्लीज जाकर एक बार पढ़िए, थोड़ा समय बिताइए, उन शब्दों को अब तक आने दीजिए। दाब प्रवणता सुने तो अब जो है हथियार छोड़ के बैठे हैं, ठीक है। सर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स टेम्परेचर में डिफरेंस से होती है। भाई देखो किस वजह से होती है उसके तो बहुत सारे हो सकते हैं, ये जबरदस्ती मत करो। अब वो कह रहा है कि ये जो दाब में अंतर है सर ये तापमान से होता है। बेटा सिर्फ तापमान से नहीं होता, बहुत सारी चीजों से होता है। पहला तो ये है तापमान से होता है। तो कहां पर ज्यादा तापमान है, पृथ्वी का सबसे ज्यादा सूर्य तप कहां आता है, इस क्षेत्र में आता है, तो ये ज्यादा गर्म है। तो ज्यादा गर्म होने से क्या होता है, सीधा संबंध है उल्टा संबंध है। ज्यादा गर्म होने मतलब निम्न दाब, ज्यादा गर्म होना मतलब निम्न दाब। सो अधिक तापमान निम्न दाब, उल्टा संबंध, उल्टा संबंध है। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वेटर पर निम्न दाब हो जाएगा और ध्रुवों पर क्या हो जाएगा, उच्च दाब हो जाएगा। किस वजह से, ताप की वजह से। तो किसी छात्र ने लिखा सर दाब में अंतर तापमान से होता है, तो दाब के अंतर को समझेंगे। दाब में अंतर के कारक, अंतर के कारक, ठीक है। पहला है तापमान में अंतर, ठीक है। पृथ्वी में सूर्य यहां पर आता है, सूर्य यहां चमकता है, ऊपर नीचे ये कौन से हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो इस वाले क्षेत्र में क्या होता है, ऊष्मा ज्यादा आती है। आती है कि नहीं आती है बच्चों, ऊष्मा बाहुल्य का क्षेत्र है ना, अभी बताया था। तो यहां पर कौन सा दाब होगा, अक्सर यहां पर निम्न दाब होगा, लो प्रेशर। और सूर्य की किरणें यहां तक तिरछी पहुंचती हैं ऋतुओं में। शीत ऋतु में तो सूर्य आता ही नहीं, तो यहां पर क्या होगा, उच्च दाब होगा। किसकी वजह से है ये, किसकी वजह से है ये, सर तापमान की वजह से। तो जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, तापमान कम होता है कि नहीं होता है, तापमान कम होता है। तो ध्रुवों पर सबसे कम तापमान होने की वजह से गैस क्या होती है, संघनित हो जाती है, ठीक है। सर कल आप बताए थे विषुवत रेखा पर प्रेशर ज्यादा होगा, क्या हम ये बताए थे, कल तो हम ऐसी बात नहीं किए थे। हम तो बोले थे कि नीचे जो है, हम तो ऊंचाई वाली बात कर रहे थे ना कल, तो बेटा ऊंचाई के साथ हमने तो क्षैतिजिक बात ही नहीं की। आज हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल, क्षैतिजिक बात कर रहे हैं। अगर मैंने कहा था तो भाई ऐसा कोई कारण तो नहीं है मैंने कहा हो, अगर कहा था तो आप सही कर लीजिए, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे विज्ञान के छात्र, मैं खुद विज्ञान का छात्र रहा हूं, 11वीं और 12वीं का विज्ञान बहुत कठिन है। 11वीं और 12वीं का जो सीबीएसई में विज्ञान पढ़ाया जाता है बहुत कठिन है, और जिन्होंने वो विज्ञान पढ़ा है वही जानते हैं कि दर्द कहाँ होता है, ठीक है। इसीलिए जब उन्हें वैकल्पिक विषय चुनना होता है वो फिजिक्स केमिस्ट्री आसानी से नहीं लेते। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि विज्ञान में हमें बताया गया कि जब आपका तापमान बढ़ता है तो गैस जो है फैल जाती है, गैसें फैल जाती हैं। उस वजह से वहां पे गैसों के अणु कम हो जाते हैं, तो वहां पर दाब कम हो जाता है, ठीक है। और एक ऐसी इक्वेशन भी करवा दी थी, अब मैं लिखना नहीं चाहता हूं, कोई भी लिखेगा नहीं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इसे आइडियल गैस इक्वेशन कहते थे। तो ये जो कुछ विज्ञान वाले हो जाते हैं ना, फिर वो लिखते हैं मास्टर जी को समझ नहीं आ रहा, कल बताएंगे। तो इनकी मौसम विज्ञान में, मैं ट्रेंड मौसम वैज्ञानिक हूं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत से यहां पे इंजीनियर डॉक्टर बैठे होंगे जो विज्ञान मारना चाहते हैं, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में, तो हमने पाया जैसे जैसे तापमान बढ़ता है प्रेशर कम होता जाता है। उस टाइम में वॉल्यूम को भी ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो जब ओपन सिस्टम होता है तो क्या होता है, जब आप तापमान बढ़ाते हैं तो गैस फैल गई। गैस को फैलने में कोई रोक रहा है क्या, नहीं रोक रहा, तभी वो गैस का सिद्धांत लागू होता है।
पर अगर आपने गैस को डब्बे में बंद कर दिया, आपने गैस को डब्बे में बंद कर दिया और नीचे से लगा दी आग, तो जो आपके अंदर गैस के मॉलिक्यूल है ना, गैस के मॉलिक्यूल हैं, वो तो खुले में होते तो वो बाहर चले जाते, लेकिन अब तो वो फंसे हुए हैं, अब फंसे हुए हैं। तो जब आप तापमान बढ़ाएंगे तो दाब क्या होगा, बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। तो एक यहां पे वैज्ञानिक बैठा है और वो सवाल पूछ रहा है, सर लेकिन प्रेशर कुकर में तो सर जब तापमान बढ़ाते हैं दाब बढ़ता है। क्योंकि बेटा ढक्कन लगा हुआ है। क्या वायुमंडल पे ढक्कन लगा हुआ है? आप समझ रहे हैं विज्ञान को किस तरह से विकृत करके वैज्ञानिक भी बन लेंगे हम, कि सर जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो दाब प्रेशर कुकर में तो बढ़ता है, क्योंकि प्रेशर कुकर को तो क्लोज सिस्टम कर दिया। अर्थ का तो फैल सकता है कि नहीं फैल सकता। तो ये वाला काम ना करें, सीमित विज्ञान को गलत गलत ना लगाएं। तो पहला तो ये रहेगा, ताप में अंतर। ठीक है। दूसरा, जिसने भी बोला मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे लगता है कि हमारे अंदर का एक इंजीनियर, हमारे अंदर का डॉक्टर, विज्ञान का जो छात्र है वो अचानक कूदेगा, अरे प्रेशर कुकर में तो आग लगाइए तो वो तो बहुत प्रेशर बनता है, सीटी बनती है, ये मास्टर जी कह रहे हैं गर्म होगा तो तापमान। खुला सिस्टम है बेटा, गैस फैल सकती है, प्रेशर कुकर में संकुचित है। वो अब क्या हो गया, अवसाद हो गया। दूसरा बच्चों, हमने लिखा किससे, ऊंचाई। कल हमने बताया था ऊंचाई, ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है। अब यहां पे भी देखिए, ऊंचाई के साथ तापमान कम हो रहा है, दाब भी कम हो रहा है। सर ये तो अभी आपने नियम तोड़ दिया। सर देखिए, तापमान ऊपर कम हो रहा है तो फिर तो दाब तो बढ़ना चाहिए। किसका दाब? ऊपर तो गैस ही नहीं है, ऊपर तो हवाएं ही नहीं है ना, विरल है। तो ऊंचाई के साथ क्या होता है, दाब कम हो जाता है। मानते हैं? तो यहां तापमान का वो कारण नहीं लगाना है। सोच के देखिए, अगर ऊंचाई में भी अगर किसी वजह से आप बाहर से तापमान कम कर देंगे तो वहां पर सापेक्षिक रूप से दाब बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये दूसरा हो गया। ठीक है। अब हम कहां पर आ गए, तीसरा, पृथ्वी का घूर्णन। ये जो कोरियोलिस वाले जितने भी हैं, पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन क्या करता है, पृथ्वी का घूर्णन क्या करता है? ठीक है। पृथ्वी का घूर्णन क्या करता है? तो एक बात बताइए, जब कोई चीज घूमती है तो वो चीजों को बाहर की तरफ फेंकती है कि नहीं? अब केंद्रीय बल होता है या नहीं होता है? होता है। तो मेरे ऊपर गैस है, मेरे ऊपर गैस है, गैस का आवरण है, लेकिन पृथ्वी घूम रही है, तो वो गैस जो है बाहर की तरफ धकेली जा रही है, मुझसे दूर जा रही है। तो क्या पृथ्वी का घूर्णन उस गैस का जो मुझ पे वजन आ रहा था उसमें अंतर डाल सकता है कि नहीं डाल सकता? डाल सकता है। और पृथ्वी का घूर्णन आप देखेंगे विषुवत रेखा पर लगभग कितना चल रहा होता है, 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। जबकि ध्रुवों पर तो घूर्णन ऐसे जीरो है, ध्रुव पे तो बस ऐसे ही घूम रहा है, लेकिन विषुवत रेखा तेज घूम रहा है ना। तो पृथ्वी के घूर्णन से भी एक बल आता है, कोरियोलिस बल। आज नहीं करा रहा हूं, वो फिर कराऊंगा, कल जब मैं और बल बताऊंगा तब कराऊंगा। आज केवल कारण ढूंढने हैं कि किन कारणों से पृथ्वी पर दाब में अंतर होता है, पृथ्वी पर वो असंतुलन आता क्यों है, जिसको हमारी प्रकृति संतुलित करती है। कैसे? हवाओं के प्रवाह से। सभी लोग क्लियर? और तीसरा, चौथा, ये लिखने वाली चीजें, वायु में जलवाष्प की मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, उल्टा संबंध है। उल्टा संबंध मतलब इनवर्सली रिलेटेड। अगर जलवाष्प ज्यादा होगा तो दाब कम हो जाएगा, अगर जलवाष्प कम होगा तो दाब ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। सर पृथ्वी घूमती है तो हमें पता नहीं चलता, सर प्लीज बताइए। तो ये तो बचपन में स्कूल में बताया गया था कि पृथ्वी के आकार पे हम छोटे से हैं, इसलिए हमें पता नहीं लगता। ठीक है। तो ये स्कूलों में बता दिया था, ऐसा ना करें। सर 2 नंबर पॉइंट एक बार फिर बताइए, वापस आ जाते हैं। वायु ताप सामान्यतः उल्टा संबंध है,
विषुवत रेखा से ध्रुवों पर जब जाते हैं तो तापमान गिरता है और उस वजह से निम्न दाब और उच्च दाब की स्थिति बनती है। दूसरा, ऊंचाई पे हवा ही कम हो जाती है, मॉलिक्यूल ही कम हो जाते हैं, तो नीचे अधिक दाब होता है, ऊपर कम दाब होता है। ये हम पहले देख चुके थे, ये हमने पिछली क्लास में देखा था। नीचे अधिक दाब, ऊपर कम दाब। यहां पर तापमान मैटर नहीं करेगा क्योंकि यहां गैसें ही नहीं रह गई, गैसें ही नहीं रह गई, इसलिए तापमान से भले ही यहां पे ठंडी हो रही है, ठंडी भी है और कम दाब भी है, लेकिन नीचे जो है, नीचे घनत्व निर्धारित करता है। ठीक है। उसके बाद पृथ्वी का घूर्णन, एक विमुख, केंद्र विमुख बल पैदा होता है जिसकी वजह से दो पेटियां बनती हैं। आज ये पेटी भी नहीं बता रहा हूं कैसे बनती हैं, ये पेटी बनने के लिए एक सिद्धांत लगता है, तो वो है। ठीक है, सभी क्लियर? दाब विसंगति होने का कारण, अब एक बात बताइए, विसंगति क्या होती है? विसंगति क्या होती है? एनोमली क्या होती है? जो अपेक्षा है उससे अलग हो गया तो उसे विसंगति कह दिया, उसे विसंगति कह दिया, है ना? तो अगर आप थोड़ा भी उस शब्द का अर्थ जानते हैं तो समझ जाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और चौथा क्या था? जलवाष्प, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, उल्टा संबंध है। महाद्वीप और महासागर में तुलना अगर हम करें तो महासागरों में जहां जलवाष्प ज्यादा होता है वहां दाब कम हो जाता है, और जहां पर भूमि पर अगर जलवाष्प कम है तो दाब ज्यादा हो जाता है। ठीक है। शुभम तिवारी जी लगभग इसी टाइम पे आते हैं क्या? शुभम तिवारी किसी दुकान पे काम करते हो क्या? 6:40 के करीब आने लगता है। दोस्तों, कोई मेरा फ्रेंड बनेगा और सेम स्पेलिंग मिस्टेक है, इतना आलसी है कि नया मैसेज भी नहीं लिखता है, वही लिखता है और हर बार लिखता है, तो इसका बेचारे का फ्रेंड नहीं बन पा रहा है। फ्रेंड बन के क्या करोगे फिर? चलिए, एक बहुत अहम बात बताना चाहता हूं। किसी छात्र ने ये सवाल भी पूछा है, तो आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा, है ना? ध्यान दीजिएगा, इधर चिंता नहीं करेंगे। बीच बीच में मैं आप ही से प्रश्न पूछ रहा होता हूं, ढूंढ रहा होता हूं, आपका उत्तर निकल आते हैं चचा। तो अब हम एक नई चीज देखने वाले, आप लोग ध्यान दीजिएगा, और इस पे कई प्रश्न आते हैं, बहुत अच्छा आपको समझ आएगा। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिजिक, क्षैतिजिक डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का? तापमान का और दाब का। इनका हम क्षैतिजिक वितरण देखने वाले, हिंदी में लिख सकते क्षैतिजिक वितरण तापमान और दाब का। अब ये जो है ये हमारा एनसीईआरटी में दिया है और काफी कठिन है, तो मैं इसको आसान बनाने वाला हूं। ठीक है। तो तापमान में पहली बात, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, x और y, जब हम x से y की तरफ जाते हैं बच्चों, तो तापमान क्या होता है? आप उत्तर दीजिए, इनकी चिंता मत करिए, जल्दी से बताइए। जैसे जैसे हम x से y में जाते हैं तो तापमान कम होता है, कम होता है, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि यहां का तापमान, ध्यान दीजिएगा, यहां का तापमान 30 डिग्री है, तो क्या आप मानेंगे यहां का तापमान 25 होगा, ये 20 होगा, ये 15 होगा, ये 10 होगा, ये 5 होगा, ये 0 होगा? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? क्या आप मानते हैं, कल्पना भर के लिए मान सकते हैं कि सर यहां से तो कम होता जा रहा होगा? ऐसा ही तो होगा बच्चों, 20, 15, 10, 5, 0, मान सकते हैं? तो ये मुझे जानकारी कहां मिलेगी? सचिन सर को जानकारी कहां मिलेगी? सचिन सर को जानकारी मिलेगी मौसम वैज्ञानिकों से, जिनके पास थर्मामीटर लगे हैं पूरी दुनिया में। सर ऐसा कैसे लगा सकते? समुद्र में, समुद्र में तो सचिन सर गए थे, अपना थर्मामीटर जो है जहाज का, उन्होंने चेक किया और वहां से भी रिपोर्ट किया। तो सब जगह की हमारे पास जानकारी है। तो हमने पाया इस बिंदु पर 30 आया, इधर 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 30 आया, ऐसे ऐसे। फिर हमने क्या किया, उन समान बिंदुओं को, उन तापमान की बिंदुओं को जहां पर समान वो थी, टेम्परेचर था,
पर एक लाइन बना दी और उस लाइन को क्या कहा? समताप रेखा। क्या कहा बच्चों? समताप रेखा। तो समताप रेखा क्या होती है? एक अदृश्य रेखा है, ठीक है, वो असली नहीं है, हमने बनाई है, ठीक है। इट इज एन इनविजिबल लाइन। किसको जोड़ती है? समान तापमान के बिंदुओं को। सेम टेम्परेचर पोजिशंस आर कलेक्टेड ऑन दैट, ठीक है। अब सभी लोग जरा ध्यान दीजिएगा, ये पृथ्वी है, ये इसका मैंने मैप बना दिया। आप लोग भी बनाते रहिए, मजा आएगा आपको भी। 0, 90, 90, नॉर्थ, साउथ। मैंने तापमान नापा और मुझे मिला तापमान 30, 30, 30, और इधर भी मिला 30, 30, 30, और यहां पर मिला मुझे 3, 3, 3, 3, 3। तो मैंने क्या किया? इनको जोड़ दिया। ये क्या बन गई? समताप रेखा। कितनी? 3 डिग्री सेल्सियस की। ये क्या बन गई? समताप रेखा 3 डिग्री सेल्सियस की। ये क्या बन गई? 30 डिग्री की। सभी लोग क्लियर? अपेक्षित, एक्सपेक्टेड आइसोथर्म्स। पृथ्वी पर इस तरह के आइसोथर्म, समताप रेखा को अंग्रेजी में आइसोथर्म कहते हैं, होने चाहिए, जो एक दूसरे से क्या है? पहली चीज, समानांतर होंगे। समानांतर होते हैं, एक दूसरे के समानांतर होते हैं, और ध्यान दीजिएगा, एक दूसरे से समानांतर के बाद ध्रुवों की तरफ कम होता है, तापमान कम होता जाता है। तो कोई भी इसे देखकर बता सकता है कि 30 यहां था, वहां 3 है और 0 जाएगा। क्लियर है? समताप रेखा क्लियर हो गई सबको? तो किसी ने कहा सर समदाब क्या होती है? अगर हम थर्मामीटर की जगह बैरोमीटर से प्रेशर नाप लें और समान प्रेशर वाले बिंदुओं को जोड़ दें, तो उस बिंदु से जो लाइन बनेगी वो क्या कहलाएगी? समदाब रेखा, आइसोबार। आइसोथर्म क्या है? टेम्परेचर को जो जोड़ती है। सभी लोग क्लियर? यहां तक क्लियर? ठीक है। लेकिन ये तो अपेक्षा है, ये तो मेरी उम्मीद है, पर ऐसा होता नहीं है। सर ऐसा क्यों नहीं होता है? तो बच्चों क्या अपेक्षा कर रहा हूं मैं यहां पर? कोई मुझे बताएगा? यहां पर कोई ऐसे ही गेस मारना आपको, तो यहां पर कितना तापमान होगा बच्चों? कोई बताएगा मुझे? कौन सी रेखा होगी ये? जल्दी से बताइए। एक रेखा मैं आपको पूछ रहा हूं, गेस मारना है, ये क्या रेखा होगी? कोई बताएगा मुझे? गेस मारना है। ये क्या रेखा? बेटा नशा मत करो, समताप रेखा की बात हो रही है, तुम कर्क रेखा क्यों बोल रहे हो? अरे तापमान, तापमान, नशे में मत जाओ। आप लोगों को गैस करना है कि तापमान क्या होगा। लो जी, कोई बोल रहा है सर कर्क रेखा, कोई बोला मकर रेखा। अरे नशे में हो। लैटिट्यूड नहीं पूछ रहा हूं, तापमान पूछ रहा हूं। कितना तापमान अपेक्षा कर रहे हो? सोच के बताओ। ये देखो अभी भी 60 लिख रहा है। कौन 60 डिग्री होगा भैया तापमान? आप समझ रहे हैं कि कल्पना कितना कम है हम लोगों का? भाई अगर ये 30 डिग्री तापमान है, यहां पर 3 डिग्री तापमान है और तापमान गिर रहा है, तो हो सकता है 15 डिग्री होगा। लो जी, कोई 60 डिग्री भी कह रहा है। आप समझ सकते हैं कितने महान विचारक बैठे हैं। किस सिद्धांत से आया ये? सिंपल सिद्धांत से। जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से दूर जाते हैं तो आपका तापमान गिरता है। केवल वो सिद्धांत लगाया था, और कुछ नहीं लगाया। सर 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 45 वालों का तो आप समझ ही रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, तो इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको इनको सोचिए, समताप रेखा भी समझ नहीं आ रही है, लेकिन नोट सब लिखे बैठे, नोट सब लिखे, 3-4 बार अटेम्प्ट भी दे चुके हैं। सर पता नहीं हमारा पास क्यों नहीं होता, लेकिन हम पढ़ते बहुत हैं। ठीक है,
तो ये लगभग तापमान ऐसे गिर रहा है, पर ये गलत है, क्योंकि ये तो अपेक्षित है, आइडियल है, एकदम आइडियल दशा ऐसी होगी, ऐसा है नहीं। विषुवत रेखा पर बहुत ज्यादा बादल रहते हैं। तो विषुवत रेखा जो सबसे ज्यादा गर्म होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए थी? वो तो 40 डिग्री होनी चाहिए थी या 35 डिग्री होनी चाहिए थी कि नहीं बच्चे? बताइए 35 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन वो 35 नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती? क्योंकि यहां तो बादल है ना, विषुवत रेखा पे हमेशा बादल रहते हैं। तो वो क्या करेंगे, थोड़ा सा ठंडा कर देंगे कि नहीं कर देंगे? तो वो 30 से थोड़ा कम होगा या नहीं होगा? समझ में आया? 30 से थोड़ा कम हो जाएगा। होना तो चाहिए था ज्यादा, होना तो ज्यादा चाहिए था, लेकिन बादल इसे रोकेंगे। तो होना तो 30 से ऊपर चाहिए था। विषुवत पे मैक्सिमम होता है, ध्रुवों पर मिनिमम। मानते हैं कि नहीं मानते? लेकिन विषुवत पे मैक्सिमम नहीं है। किसी छात्र ने थोड़ी देर पहले पूछा था, सर एनसीईआरटी कहती है मैक्सिमम विषुवत पे नहीं है, बल्कि इस उपोष्ण क्षेत्र में मैक्सिमम है। यहीं पर मरुस्थल होते हैं, यहां पर नहीं है, विषुवत पर नहीं है। होना चाहिए था लेकिन नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? और ऐसी चीज जो होनी चाहिए और नहीं निकली, उसको क्या कहते हैं? एक तरह की विसंगति है कि नहीं है? क्लियर हो गया? मैक्सिमम टेम्परेचर कहां होना चाहिए? सर विषुवत रेखा पर होना चाहिए। मिनिमम कहां होना चाहिए? ध्रुव पर होना चाहिए। ध्रुव पर तो मिल गया, लेकिन मैक्सिमम विषुवत पर नहीं है। क्यों नहीं है? सर विषुवत पर बादल है। बादल क्या करते हैं? सूर्य तप को काट देते हैं। सूर्य तप मैक्सिमम यहीं पर है। सूर्य तो अपना मैक्सिमम प्रकाश भेज रहा है। अभी हमने बनाया भी था। सूर्य तप मैक्सिमम कहां पर है? विषुवत पर है। विषुवत पर मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा सूर्य तप आ रहा है। लेकिन अगर ऊपर से इक्वेटर ने अपने सिर पर एक छतरी लगा ली है बादलों की, तो भाई मैं रोक तो सकता हूं। तो विषुवत ने कहा भाई मेरे ऊपर तो बादलों की छतरी है, इस पर तो वर्षा भी हो रही है, तो मैं थोड़ा सा ठंडा हूं। समझ में आया? विसंगति किसी ने पूछा था सर विसंगति क्या होती है, तो तापीय विसंगति हो गई। क्लियर? आसान था, मुश्किल तो नहीं था? ठीक है, आगे बढ़े। तो मैक्सिमम टेम्परेचर कहां हो गया? यहां पर 30 हो गया, ये भी ठीक है। अब ऐसा हुआ कि यहां पर मैं कुछ बनाऊं, ये क्या है? कोई बताएगा ये क्या है? ये कनाडा है। कनाडा है, सभी लोग कनाडा पहचानते हैं? कनाडा पहचानते? एक अपवाद मैंने आपको बताया, विषुवत रेखा पर बादल होने की वजह से वो सबसे गर्म नहीं है, बल्कि जो मरुस्थल की पेटी है 30 डिग्री, वो ज्यादा गर्म। ये समझ में आ गया? और उसके आगे जाते हैं तो निश्चित रूप से तापमान कम होता जाएगा। ये उत्तर अमेरिका है। अच्छा, उत्तर अमेरिका के उत्तर में यहां पे कनाडा में पानी पिघलता है, बर्फ पिघलती है और एक ठंडी धारा आती है। किसी को नाम है उस ठंडी धारा का? नाम याद है? मैंने विश्व भूगोल में बताया होगा। सर लेब्राडोर। लेब्राडोर जलधारा कितने लोगों को याद है? याद है? हाँ सर, लेब्राडोर जलधारा कैसा पानी लाएगी? ठंडा या गर्म? ठंडा या गर्म? ठंडा या गर्म? सर ठंडा लाएगी। कितना लाएगी? 2 डिग्री का तापमान का। अब 2 डिग्री का तापमान का पानी यहां पर आ गया बच्चों, तो यहां पे तापमान कितना है? सर वो वहां से लाई 2 डिग्री का पानी, लेब्राडोर धारा, तो हो सकता है 2 डिग्री का पानी थोड़ा गर्म भी हुआ सर। यहां पे हो सकता है 5 डिग्री हो, है ना? 5 डिग्री। लेकिन यहां अपेक्षित कितना था बच्चों? अपेक्षित कितना था? अपेक्षित कितना था? आइडियली कितना होना चाहिए था? अपेक्षित कितना था? अपेक्षित कितना था? इस लाइन पर अपेक्षित तापमान कितना था? सर 15 होना चाहिए था सूर्य की वजह से। तो बिल्कुल सही कह रहे हो सर, जैसे जैसे ध्रुवों पे जाए 15 होना चाहिए था। लेकिन क्या एक स्थानिक कारण ने, क्या एक ठंडी जलधारा ने उस क्षेत्र में और ठंडा पानी ला दिया? तो जब थर्मामीटर लेकर हमारा मौसम वैज्ञानिक जाएगा, वो गिन रहा 15 15 15 15, अचानक अरे 5, ये क्या हो गया? कुछ गड़बड़ है। उसे क्या कहेंगे? विसंगति। विसंगति।
तो वास्तव में आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी कहती है कि हमारी जो समताप रेखाएं हैं वो इस तरह से समान ना होकर मुड़ जाती हैं। ऐसा देखा आपने या नहीं देखा? ये वास्तविक है। और क्या आपको समझ में आया कि वो मुड़ क्यों जाती हैं? क्योंकि अब ये 2 डिग्री वाली लाइन है ना, ये तो 3 डिग्री का पानी है। तो मान लीजिए यहां 5 डिग्री का पानी यहां होना चाहिए था, 5 डिग्री की रेखा तो ये है, लेकिन अब थोड़ा नीचे को आ जाएगी कि नहीं, क्योंकि 5 का पानी तो यहां तक आ रहा है। ठीक है, ये आदर्श स्थिति है, लेकिन सचमुच में अगर हम देखें तो ये जो हमारे दाब की पेटियां बनती हैं एक्चुअल में ऐसी नहीं है। हम देखेंगे कि ये सीधी लाइन होने की जगह क्या हो जाती हैं, ये आड़ी टेढ़ी हो जाती हैं। ये क्या है? प्रेशर, ये दाब रेखाएं। सभी लोग क्लियर? सो तापमान की रेखा और दाब की रेखाएं बदल जाती हैं, मुड़ जाती हैं। क्यों मुड़ जाती हैं? कहीं पर ठंडा जल आ गया, ठीक है, यहां पे कौन सा गर्म जल आता है? अटलांटिक। यहां पे गल्फ स्ट्रीम धारा, अटलांटिक धारा, ये यहां पर देखिए इसको इस तरह से पुश कर दिया। तो ये जो हमारे समदाब और समताप हैं ये बदलते रहते हैं। क्लियर हो गया सबको? और हवाएं क्या करती हैं? हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाती है और उससे 2 गतियां होती हैं। 2 गतियां होती हैं, जल्दी से लिख लेंगे बच्चों। जब हवाएं एक दूसरे के साथ आ रही हैं, कहां पर आती हैं? निम्न दाब के क्षेत्र में आती हैं। इसको क्या कहते हैं? अभिसरण। और जब एक दूसरे से दूर जाती हैं, उच्च दाब से हमेशा पवन दूर जाएगी क्योंकि वहां पर ज्यादा होता है। इसको क्या कहते हैं? अपसरण। याद रखेंगे ये। अभिसरण क्षेत्र कहां पर है? निम्न दाब में। रूल बना लीजिए इसे। और अपसरण क्षेत्र कहां पर है? उच्च दाब में। ठीक है, एनसीईआरटी में अब समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा आपको समदाब रेखाएं, समताप रेखाएं क्यों मुड़ती हैं बहुत ज्यादा नहीं करना है, बट आपको पता होना चाहिए क्यों मुड़ती हैं। और मुड़ जाने की वजह से जो अपेक्षित तापमान है वो नहीं होता, जो अपेक्षित दाब है वो नहीं होता, उसे क्या कहा जाएगा? दाब विसंगति या फिर तापमान विसंगति। आशा है आपका उत्तर मिल गया होगा। ठीक है, सभी लोग मेरे साथ? अच्छा, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि हमारा वायुमंडल तो यहां तो है ही धरती पर, और धरती से क्षोभ मंडल कहां तक जाता है? 13 किलोमीटर तक जाता है, औसत 13 तक जाता है कि नहीं जाता? तो हवाएं तो नीचे भी चल रही, ऊपर भी चल रही। तो आपको और मुझे कौन सी हवा लगती है? ये लगती है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है बच्चों? सरफेस विंड, सतही पवने। लेकिन क्या आपने जेट धारा सुनी है? बहुत से लोग जेट धारा सुनते हैं। जेट धारा का मतलब क्या है? जेट धारा का मतलब ऊपरी वायुमंडलीय प्रवाह। ऊपर के वायुमंडल में भी कुछ पवनें चलती हैं, उनमें एक विशेष पवन है जेट धारा, वो भी बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। लेकिन आपको यह समझना चाहिए, पवन का मतलब कभी ये मत समझिए कि पवन का मतलब सिर्फ जो हमारे चेहरे पर आ रही है वो है। नीचे वाली सतही पवन कहलाती है, ऊपर वाली ऊपरी वायुमंडलीय प्रवाह या पवन कहलाती है। और ये दोनों कैसे बहती हैं? क्षैतिजिक बहती हैं। ऊपर भी अपसरण और अभिसरण होता है, ध्यान दीजिएगा। ऊपर भी अपसरण और अभिसरण होता है, ऊपर भी होता है, वो क्षैतिजिक होता है। लेकिन जब हवा ऊपर या नीचे चलती है, इसको पवन नहीं कहते। इसको क्या कहते हैं बच्चों? ये वायु धारा है। सो वर्टिकल मोशन को अंग्रेजी में कह रहा हूं करंट कहते हैं। एयर करंट, उठती हुई हवा और गिरती हुई अवतलित हवा को करंट कहेंगे, धारा कहेंगे, उसे पवन नहीं कहेंगे। पवन ऐसे चलती है, ऐसे, और ऐसी को धारा कहते हैं। क्लियर है? सभी लोग क्लियर? तो आज हमने क्या देखा?
हमने प्रेशर देखा और प्रेशर के अंतर देखे, दाब के अंतर देखे, और दाब के अंतर की वजह से एक असंतुलन आता है। उस असंतुलन को सही करने के लिए प्रकृति अधिक वायु वाले क्षेत्र से वायु को कम वायु वाले क्षेत्र में भेजती है ताकि संतुलन आ जाए। और उस दाब की पीछे जो बल है, हमने उस बल का नाम रखा दाब प्रवणता बल। और जब पवनें आती हैं तो वो क्षैतिजिक होती हैं तो उन्हें पवन कहते हैं, जो ऊपर नीचे होती है उन्हें धारा कहते हैं। जब पवनें एक साथ आती हैं तो इसको अभिसरण कहते हैं। निम्न दाब क्षेत्र में हमेशा अभिसरण होता है, उच्च दाब के क्षेत्र में अपसरण होता है। क्लियर है? ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ेंगे बिल्कुल आएगा। ये चित्र एक और देख लेंगे, ऊपरी वायुमंडल, निचली वायुमंडल। अगर आपके ही स्तर पर हवा है तो ये नीचे की सतही पवन है, और आपके सर के ऊपर जो पवन है वो ऊपरी वायुमंडल की पवन है। ठीक है, वायुमंडल दाब पेटियां, ये प्लीज होमवर्क है, पढ़ के आइएगा, क्योंकि कल हम वायुमंडलीय संचरण करना शुरू करेंगे। काफी चुनौती वाला क्षेत्र है। ये वाला काम हम कल की क्लास में करेंगे। सारी पवनों पे बात करेंगे, कैसे ये पवनें बनी। ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, बच्चों को समझ नहीं आता ये मुड़ क्यों रहे हैं। आशा है आपको समझ में आ गया होगा आज कि ये मुड़ते क्यों हैं। और विषुवत रेखा पर पवनें उठती हैं, हल्की होती है ना, तो ये धारा है, उठती है और ध्रुवों पर जाकर उसका अवतलन हो जाता है, ये भी धारा है, और फिर वापस आ जाती। इसको कहते एक कोशिका, सेल कहते हैं। इस तरह से वायुमंडल में सतही पवनें और ऊपर की पवनें जुड़ी हुई हैं। अगर हमें यह नहीं पता है तो हम एल नीनो समझ ही नहीं सकते, क्योंकि एल नीनो इसके बाद आता है। तो जो छात्र ऐसे ही चलते फिरते भैया एल नीनो बता दो, वो गड़बड़ हो जाता है। समझ में आया? उसके बाद आज हमें आर्द्रता पर बात करनी है, वर्षा वर्षण के प्रकार पर बात करनी है। तो क्या करें, अब तो समय हो गया, खत्म करें। नौशीन कह रहे हैं सन का नति कोण समझ में नहीं आया। बेटा हम क्लास को दोबारा से देख लीजिए, एंगल भी बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है। पढ़े थे सर, बट समझ नहीं आया था, अब आएगा। अब पढ़ेंगे तो आएगा, अगर ये करते जाएंगे तभी ये बैठेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं और लोगों से सुन लेंगे और खुद नहीं बैठेंगे तो मजा नहीं आएगा। सर आप बोले थे डिफिकल्ट है, मुझे तो इजी लगा। चलिए अच्छी बात है, एनसीईआरटी एक बार फिर पढ़िएगा, बहुत अच्छे से समझ में आया। सर लाइट नहीं है, बरसात हो रही है। चलिए ठीक है सर, मैं बंगाली हूं, मैं फिर भी सारी क्लास समझ लेता हूं, अच्छी बात है यार। चलिए तो खत्म कर रहा हूं। फिर सबसे अनुरोध है, अपनी तरफ से एक बार आर्द्रता भी पढ़ के आएंगे। आर्द्रता में ये थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। कल हम बादल देखेंगे, बादल के प्रकार क्या होते हैं, वर्षण के प्रकार क्या होते हैं, सारी चीज हम बात करेंगे। 3 तरह की वर्षा जो होती, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, वाताग्रीय वर्षा, ये मैं आपको पहले विश्व भूगोल में भी बता चुका हूं। 3 तरह की वर्षा, इस पर फिर एक बार दोहरा दूंगा। और ये जो वाताग्रीय वर्षा होती है क्या होती, ये मैंने उस समय विश्व में छोड़ दिया था, मैंने कहा था वो मैं आपको तब बताऊंगा। तो वाताग्रीय वर्षा कल समझेंगे, ठीक है। तो ये बात हम कल करेंगे। आप सबसे अनुरोध है एक चैप्टर आगे बढ़ जाइए, आर्द्रता और बादल पढ़ के आइए और दाब और पवन पढ़ के आइए। उससे क्या होगा, कल जब हम हेडली का मॉडल समझेंगे, वायुमंडलीय परिसंचरण समझेंगे, तो हमें बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। सर इंडियन ओशन में ग्रेविटी क्षेत्र क्या है? तो देखिए पृथ्वी की सतह पर समान ग्रेविटी तो है नहीं, तो इंडियन ओशन में बहुत समय से एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे गुरुत्व का खिंचाव ज्यादा है। अभी हाल ही में भारतीय शोधकारों ने बताया है कि उसका कुछ कारण हो सकता है, तो आप उसे इंटरनेट पे पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, और उसके बारे में विज्ञान का क्षेत्र है, ठीक है। चलिए तो आप सबसे अनुरोध है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल एरिया है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। और मैं आपको एक और सूचना देना चाहता हूं कि हिंदी में
हिंदी माध्यम में मैं अपनी क्लासेस को थोड़ा सा विराम दे रहा हूँ, क्योंकि आपकी और बहुत सारी क्लासेस हो रही हैं बीच बीच में, सब की सर डेटा खत्म हो गया, ये पिछली बार भी हुआ था, तो आपको याद है मैंने क्लासेस को विराम दे दिया था। तो ताकि आपकी इकोनॉमिक्स की भी क्लास चल रही है, एथिक्स भी चल रही है, इन्वायरमेंट भी चल रहा है और हिस्ट्री भी चल रहा है, तो मैं अपने भौतिक भूगोल को थोड़ा रोकने वाला हूँ। तो कल क्लास होगी और मंडे को क्लास होगी। कोशिश ये है कि आपको परिसंचरण, क्योंकि अगर वो तोड़ा तो दिक्कत हो जाएगी, वायुमंडल का परिसंचरण समझ आना चाहिए। तो 2 या 3 क्लास के बाद शायद हम यहाँ पर एक ब्रेक दे दें, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद जो वायुमंडलीय और चीज़ें हैं कि वाताग्र क्या होते हैं, वायु राशियाँ क्या होती हैं, जेट धाराएं क्या होती हैं और सागर से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं वो फिर हमारे दूसरे खंड में आएंगे। तो आप सबसे अनुरोध है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो जितना भी स्टार्ट में हुआ, पहले यूनिवर्स हुआ, उसके बाद हमने स्थल मंडल किया है, अब हम वायुमंडल में हैं, मेरे साथ वो एनसीईआरटी कर लीजिए प्लीज, बहुत अच्छा सरल हो जाएगा। जो डाउट्स हैं वैलिड डाउट पूछिए, वैलिड डाउट पूछिए। ये कि मेरा जो है सर मेरी शक्ल नहीं देख पा रहे हैं आप, मेरा कमेंट नहीं देख रहे हैं, उससे बहुतों का समय भी नष्ट होता है। और आप देख रहे होंगे कि मैं सिर्फ इसको यहाँ पर इसलिए देखता हूँ कि आपसे जब प्रश्न पूछता हूँ एक्स या वाई कहाँ पे ज्यादा दाब होगा, उसके लिए ये रखा गया, ठीक है। सो ये क्लासेस 2-3 दिन और चलेंगी और जिस विषय पर मैं हूं उसे अगर यहां छोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए वायु परिसंचरण मुझे करवाना है। कोरियोलिस